डन, ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बताओ जरा हम? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। और सभी बच्चों ने इंडस्ट्री वाला बैकअप ले लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, जो बच्चे नहीं आए थे। और यहाँ से हमने इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, ठीक है। जल्दी से 3 से 4 मिनट में कोई रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मैं देख देख के बताऊँ या बिना देखे बताऊँ? बिना देखे पूछता हूँ। वेरी गुड, सही कहा आपने। 3 इंडस्ट्रीज होती हैं, कौन कौन सी? पहली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी के अंदर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी होती है? सेकेंडरी। सेकेंडरी में कितने होते हैं? 2 या 4? 2। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। तो 4 किस में होते हैं? टर्शरी में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में 4 के नाम बताओ? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। अब आपको ऐसा लग रहा होगा मलयालम क्लास चल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ किसी भी क्लास में बैठने से पहले उससे पहले वाली क्लास का बैकअप लेके बैठें, वरना ऐसा लगेगा अजीब ही कुछ चल रहा है ना। लास्ट में या तो अल्लाह अकबर करेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा अजीब करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो थोड़ा सा ठीक है, चलो जल्दी से एक बार क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि आपने बता ही दिया है। प्राइमरी इंडस्ट्री का मेन कंसर्न क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाना। क्या मेरी बात समझ में? कह रहे हाँ। मतलब अभी मैं ये भी बोल रहा हूँ 2 + 2 = 5 होता है, हाँ करने आए भाई, तुम कीर्तन में नहीं आए। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी इंडस्ट्री का काम होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाना। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ। ये कौन सी इंडस्ट्री का काम है? सेकेंडरी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम क्या है? हेल्प करना दोनों इंडस्ट्रीज को? नहीं, वो किसका काम है? वो टर्शरी का काम है कि हेल्प करती है प्राइमरी। तो प्राइमरी का काम क्या है? रॉ मटेरियल बनाना। क्या काम है? रॉ मटेरियल निकालना। अब रॉ मटेरियल 2 तरीके से निकलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। रॉ मटेरियल निकालने के दुनिया में बहुत अच्छे प्रोसेस है। एक पहला प्रोसेस ये है, ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। और दूसरा प्रोसेस क्या है? जेनेटिक। जेनेटिक के अंदर जो भी हम रॉ मटेरियल निकालते हैं उसे हम दोबारा से रॉ मटेरियल सेम जगह से निकाल सकते हैं, ऐसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। पता है क्या आपको ये? ठीक है, आज डिफरेंस के द्वारा भी बताऊंगा आपको। फिर आए सेकेंडरी। सेकेंडरी में 4 हैं। पहला कौन सा? एनालिटिकल। दूसरा कौन सा? सिंथेटिकल। तीसरा कौन सा? प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है? क्यों आएगी भाई प्रॉब्लम? अब तो पढ़ा दिया ना, पिछली क्लास तक आनी चाहिए थी, अब क्यों आएगी? एनालिटिकल में कितने रॉ मटेरियल होते हैं? 1। और कितने फिनिश प्रोडक्ट होते हैं? मल्टीपल। 1 से ज्यादा मतलब। सिंथेटिकल में क्या होता है? मल्टीपल रॉ मटेरियल से कितने फिनिश प्रोडक्ट? 1 सिंगल फिनिश प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होते हैं? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में मल्टीपल प्रोसेसेस या मल्टीपल स्टेजेस होती है जिससे फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। और लास्ट कौन सा होता है? असेंबलिंग। असेंबलिंग में अलग अलग कंपोनेंट्स को हम क्या कर देते हैं? असेंबल। मैंने एक डिफरेंस बताया था, क्या नाम है आपका? आयुषी बताएंगे हमें कि डिफरेंस में सिंथेटिकल में भी 1 से ज़्यादा रॉ मटेरियल को कंबाइन करके फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, और असेंबलिंग में भी ऐसा ही काम करते हैं। तो क्या इसके बीच में कोई डिफरेंस है? सिंथेटिकल नहीं, इरिवर्सिबल नहीं है, और असेंबलिंग इरिवर्सिबल है। सही बता रहे हैं? कह रहे सिंथेटिकल इरिवर्सिबल नहीं है, वापस नहीं हो सकते, और असेंबलिंग हो सकते हैं। सही कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक, चलो आज मैं फिर हमें कहाँ से शुरू करना था बताओ जरा फटाफट से? डिफरेंस से। यहाँ से शुरू करते हैं, जरा जल्दी से देखिएगा। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है इसमें? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि जहाँ से हमने रॉ मटेरियल निकाला था, क्या सेम प्रोसेस से हम दोबारा सेम जगह से या सेम चीज़ों को यूज़ करके दोबारा रॉ मटेरियल निकाल सकते हैं या नहीं? तो एक्सट्रैक्टिव में इट इज़ नॉट पॉसिबल, जो हमने डिस्कस किया था। तो पढ़िए, नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल अगेन फ्रॉम द सेम नेचुरल रिसोर्सेज। मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। उसके बाद जेनेटिक में क्या होता है? अगर मान लीजिए जेनेटिक में मैंने बोला कि एक मुर्गी ने कल अंडा दिया था, तो क्या अगले आने वाले दिनों में जो भी इनका साइकिल होता है, क्या उसमें अंडे देंगे या नहीं देंगे? देंगे। सेम मुर्गी देगी या नहीं देगी? इसलिए हमने नाम भी रखा था। बताओ चिंकी दोबारा अंडे देगी या नहीं देगी? देगी। सेम जो मुर्गी है वो हमें दोबारा से रॉ मटेरियल देगी। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हमने, जैसे हमने कहा, अगर मैं भेड़ की एक बार खाल उतार लूँ तो दोबारा खाल मिलेगी नहीं मिलेगी? खाल नहीं उतार सकते। क्या निकालते हैं? वूल। वूल, खाल नहीं उतारते। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताओ, मोंजुली का क्या नाम था? कहाँ पे थी मोंजुलिका? हमें क्या देती है बताओ जरा? दूध। तो क्या सेम मोंजुलिका हमें दोबारा दूध देगी? आंसर इज यस। उसके बाद अगर पेड़ से या कहीं से भी आपको टमाटर वगैरह मिल रहे हैं तो क्या वो दोबारा मिल सकते हैं? आंसर इज। लेकिन क्या ऐसा जी नहीं, हमने ये नहीं बोला कि निरंतर देती रहेंगी। जैसे अभी भी हम बोले कि जैसे मुर्गी है, मुर्गी जो अंडे देती है उनकी नेचुरल प्रोसेस तो बहुत कम बार अंडे देने की होती है ईयर,
लेकिन क्या नेचुरल प्रोसेस से अंडे निकाले जाते हैं? आंसर इज नो। उन्हें बहुत हीट में रखा जाता है और बड़ी बॉडी की ह्यूमिलेशन हो जाती है और बहुत सारी, मतलब ऐसा कोई बच्चा है जो अंडे खाता है? बताना जरा। आप खाते हो, आप खाते हो, आप खाते हो, आप खाते हो, और कोई नहीं? आप भी खाते हो। आज की डेट में जो अंडे आ रहे हैं ना, पहले कहा जाता था ऐसा अंडे हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब एक नॉर्मल मुर्गी जो अंडे देती है एक दिन में, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक साल में 10 बार देती है, लेकिन जो वो आर्टिफिशियल चीज़ें कर रहे हैं, उनकी बॉडी को टेम्परेचर में हीट में रख रहे हैं, तो 10 की जगह 1000 बार अंडे निकाले जा रहे हैं। तो वो आपके बीमार होने के ही कारण वही है, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से नहीं हो रही है चीज़ें, तो इसलिए दिक्कतें आ रही है। हाँ वही हो वो उसका। भाई मैं तो सब कह रहा हूँ, देख रहा भाई क्या है यार, तुम गंदी चीज़ें खा रहे हो, नहीं करना। हाँ अंडे तक भी ठीक नहीं था, पर अब तो और बढ़िया बात बोल दी तुमने। चलो पॉइंट समझ में आया। रिप्रोडक्शन किस में पॉसिबल है? एक्सट्रैक्टिव में पॉसिबल नहीं है और जेनेटिक में पॉसिबल है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बताओ इनमें से कौन से में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं? जेनेटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है और एक्सट्रैक्टिव में नेचुरल रिसोर्स यानी कि नॉन लिविंग चीज़ों की बात की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या निकाला था? कोल और ऑयल। और यहाँ पर क्या निकाला जाता है? ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स और फिश हैचरी, जो हमारा पॉइंट था। अब आते हैं सबसे खतरनाक वाले डिफरेंस पे। पढ़िए जरा क्या है सिंथेटिकल और असेंबली। सिंथेटिकल में भी हमने यही बोला था कि एक से ज़्यादा आप रॉ मटेरियल लेंगे और एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, और असेंबलिंग में भी ऐसा ही होता है। असेंबलिंग के एग्जाम्पल दो अर्जुन जी। फोन का असेंबल किया जाता है। और कोई एग्जाम्पल मैंने क्लास में क्या दिया था? कार का एग्जाम्पल। और कोई एग्जाम्पल दो। फोन कार हटा दिया हमने, रुक जाओ। एसी। सब क्लास से बाहर जा ही नहीं रहे, आप बताओ। हो गई? हाँ बेंचेस भी असेंबल किए हैं। बाइक, स्कूटी, है ना, ट्रक, जो भी चीज़ें रोड पे चल रही है ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें क्या है? असेंबल्ड है ना। असेंबल्ड का मतलब क्या होता है? असेंबल का हिंदी मीनिंग क्या है? असेंबल करना। असेंबल जैसे टीवी है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसको असेंबल करते हैं एक साथ, है ना। चलो ठीक। अब आते हैं फटाफट से नेचर ऑफ रॉ मटेरियल पे। सिंथेटिकल की बातें कर रहे हैं हम। सिंथेटिकल का कौन सा एग्जाम्पल दिया था मैंने? बताना जरा। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में जो बनते हैं, सीमेंट बनता है, पेंट बनता है, ऐसे एग्जाम्पल्स लिए थे। वो बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनती है। तो इसमें बोला गया जो इसके अंदर रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं आर नॉट फिनिश प्रोडक्ट्स गुड्स ऑन देयर ओन। इसका मतलब जो भी उनमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो एज अ फिनिश प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए जाते कहीं और, वो मिलकर एक सीमेंट और पेंट बनाते हैं और तभी वो फिनिश प्रोडक्ट बनता है। लेकिन असेंबलिंग के अंदर जो भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन की डिस्प्ले, जब तक वो फ़ोन के अंदर है तब तक वो फ़ोन है। जैसे ही उसके अंदर से निकालेंगे तो क्या डिस्प्ले बन जाएगी? आंसर इज यस। और क्या उस फ़ोन की डिस्प्ले अलग से भी मिलती होंगी मार्केट में? यस। तो इसका मतलब जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं असेंबलिंग में वो अपने आप में फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हैं। पॉइंट आया समझ में? लेकिन ऐसा किसके अंदर नहीं है? सिंथेटिकल के अंदर। यानी कि जो भी चीज़ अपने आसपास देते, जैसे कार का इंजन है, असेंबल किया जाता है, तो क्या कार का अगर इंजन खराब हो जाए तो क्या नया इंजन भी मिल जाता है? सेम आंसर इज यस। तो इसका मतलब कार के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो अपने आप में फिनिश प्रोडक्ट भी हैं, और अगर आप चाहो तो अलग से मिल भी जाएंगे मार्केट में। क्या मेरी बात? जैसे फोन के अंदर डिस्प्ले, मैंने एग्जांपल दिया, फोन का स्पीकर खराब हो गया तो क्या ओरिजिनल कंपनी से दोबारा मिल सकता है वो? यस। फोन का जैक खराब हो गया, क्या दोबारा मिल सकता है? यस। जो भी चीज़ें फ़ोन में होती हैं अगर वो चीज़ खराब हो जाए तो क्या दोबारा मिल जाती है? हाँ। कार में कोई चीज़ खराब हो जाए तो क्या दोबारा मिल जाती है? हाँ। एसी में कोई चीज़ खराब हो जाए तो क्या दोबारा मिल जाती है? हाँ। पेंट के अंदर कोई चीज़ खराब हो जाएगी तो दोबारा मिल जाएगी? केमिकल 1 2 3 नहीं। पॉइंट आया समझ में? तो इसमें ही नेचर ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब यहाँ पर ये है कि आप सिंथेटिकल इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जो आप असेंबलिंग इंडस्ट्री में कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में फिनिश प्रोडक्ट है। पहला पॉइंट क्लियर है आपको? ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट क्या है? कन्वर्जन बैक। कन्वर्जन बैक का मतलब होता है कि आपने एक बार रॉ मटेरियल लगा के सीमेंट बना लिया, अब आपका मन कर रहा है जैसे पहले ये था सीमेंट बनने से पहले मैं वैसे कर दूं, क्या पॉसिबल है? नहीं। लेकिन जब आपने कार बना ली, एक मूवी भी आई थी, पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी, टार्जन मूवी, एक टार्जन, क्या उसे वापस, हाँ जी समझ लो, लास्ट क्लास का कुछ पूछ लो, हो सकता है एकदम पॉइंट में बच्ची हेजिटेट कर दे, लेकिन हो सकता है पिछले 3-4 साल में देखी भी ना हो। जैसे आप बताओ, बाहुबली देखिए, किसने मारा था बाहुबली को? ये तो आसान क्वेश्चन था। अब देखो मुश्किल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। जब बाहुबली को मारा जा रहा था उस समय जो धरती थी, धरती वो ऐसे प्लेन थी या ऐसे कर्व्ड थी ऊपर की साइड?
समझ रहे हो बात को? मतलब कोई डाउट ही नहीं है भाई साहब, कितने भी साल पहले की बातें पूछ लो, अभी कोई 10वीं का टॉपिक पूछ लो ना, बताना जरा, कह रहे सर अब तो बहुत दिन हो गए, है ना। चलो, कन्वर्जन बैक का मतलब समझ में आता है कि एक बार जब रॉ मटेरियल कन्वर्ट होकर फिनिश प्रोडक्ट बन जाते हैं तो उन्हें वापस निकाला जा सकता है नहीं, ये कन्वर्जन बैक का पॉसिबिलिटी है। तो जब हम सिंथेटिकल की बातें करते हैं तो क्या लिखा है, नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल ऑलरेडी यूज्ड एज फिनिश गुड्स बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। लेकिन क्या यहाँ पर पॉसिबल है? यस, कंपोनेंट्स आर केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो इतने केपेबल हैं कि उनको ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स है, जैसे क्या एग्जांपल है, पेंट और सीमेंट, और यहाँ पर क्या एग्जांपल है, टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर, कार और एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। आप मुझे बताना फोर्थ पॉइंट, नंदिनी बताएंगे। अच्छा, सभी को टाइम दोबारा ओरिजिनली 5:30 बजे आए हो या इससे पहले वाला टाइम पता चल गया था? मैं व्हाट्सएप पे पता चल गया था, पता चल गया था, पता चल गया था डायरेक्टली 5:30। गुड गुड, सही, इसलिए सही टाइम चेंज करो, पता चले उस टाइम कोई आता ही नहीं। हाँ, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ने, हाँ, तो जो उनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको आप नॉर्मली वैसे बेच नहीं सकते, पर जो असेंबलिंग के पार्ट्स होते हैं जैसे कि चिप हो गई या फिर जो उसके अंदर का मदरबोर्ड वगैरह हो गया, उनको हम वैसे अलग से भी सेपरेटली सेल कर सकते हैं। और क्या आपको लगता है फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट कुछ कुछ एक जैसे ही हैं? फर्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल है वो अपने आप में फिनिश प्रोडक्ट है, और फोर्थ पॉइंट में ये बोल रहा है कि आप अलग से भी बेच सकते हैं। तो क्या फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? आंसर इज यस। तो 4 डिफरेंस हो गए, ठीक है। कामाक्षी बताएंगे हमें पहला डिफरेंस क्या था। धरती वैसे ही थी, चाहे रिवाइज करने दिया हो या ना करने दिया हो। डिफरेंस के लिए 1 मिनट रुक जाना आप। बेस क्या है? बेस क्या है? बेस डिफरेंस, जिसके बेस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बेस लिख देना पहले कि एग्जाम्पल के बेस पे कर रहे हैं, कन्वर्जन बैक के बेस पे कर रहे हैं, ऐसा होता ना बेस लिख। अभी मैंने इस साइड जहाँ धरती समान थी यहाँ बेस लिखे थे ब्लैक या रेड कलर से, वो पूछ रहा हूँ मैं पहले कि आप कौन से पॉइंट से डिफरेंशिएट कर रहे हो, पहले ये तो बताओ। कौन नहीं पूछते बच्चे? अब जो एग्जाम में आते हैं ना, मैं आपको बता दूँ, अब समय बदल गया है। पहले पता है क्या होता था? 10 डिफरेंसेस, सर हमने 6 याद कर लिए, 5 लिख देंगे, मैडम 5 नंबर दे देगी। अब पता है क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। बेस वो देंगे आपको, डिफरेंशिएट करना है। अब वो जमाना गया कि कुछ भी तो बेस इज और इम्पॉर्टेंट नहीं होते। तो क्या मेरी मती वारी गई है? मैंने इसे अलग अलग कलर में लिखा है, फर्स्ट नहीं दिखाऊंगा तो मैं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ यहाँ पर बताने के लिए नहीं है, हर चीज़ आपको समझने, याद करने और लिखने तीनों के लिए है। बताओ पहला पॉइंट क्या था? थोड़ा सा और ऊपर कर देता सही रहता। नहीं, ठीक है, इतने से नहीं, जानबूझ के किया है भाई। नेचर ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल बेचारे कैसे हैं? अरे मैंने तो देखा ही नहीं। नहीं नहीं, उनको भाई पता भी तो हो सकता है ना, जेन्युइनली भी तो पता हो सकता है। जी बच्चे बताओ, नेचर ऑफ रॉ मटेरियल। लो, एक बच्ची कह रही मुझे बेस नहीं पता, डिफरेंस पूछ लो। एक बच्ची आई कह रही मुझे बेस पूछ लो, डिफरेंस मत पूछना। कैसे इलाज करूँगा भाई इन बच्चों का मैं? हाँ बताओ, तुम बताओ यार। हाँ, अपने आप में फिनिश प्रोडक्ट नहीं होते, ठीक है। और जो असेंबलिंग में, उसमें रॉ मटेरियल वर्ड ना यूज करके आपको कंपोनेंट वर्ड यूज करना है। किसमें? असेंबलिंग में। असेंबलिंग में आप रॉ मटेरियल्स वर्ड ना यूज करके क्या करोगे? कंपोनेंट्स। तो जो असेंबलिंग के कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप में फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। सोच लो। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन बैक। बताओ, मैंने बेस बता दिया आपको, क्योंकि अब वही पढ़ के बैठे थे। बताओ बताओ बताओ, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कौन अपनी फॉर्म में कहाँ, कौन से अंतरिक्ष में? पूरी बात बताओ, वर्ड्स। यस,
यस आप ये बोलो कि असेंबलिंग के अंदर जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कंपोनेंट्स को हम उनकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ले जाते उसके उसको वो को तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे चलो। और वो सिंथेटिकल में नहीं कर सकते, उन्हें उसके जो रॉ मटेरियल है वो एक बार बन गए तो फिर फिनिश प्रोडक्ट में बन गए तो वो रिवर्सिबल नहीं है। बिल्कुल सही बोला ना। थर्ड पॉइंट बताओ आप। हाँ जी बताओ बताओ। सिंथेटिकल में पेंट और सीमेंट और असेंबलिंग में टीन। फोर्थ पॉइंट क्या था? सील सील का बताओ। सिंथेटिकल में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको हम मतलब ऐसे सेल नहीं कर सकते, और जो असेंबलिंग में होते हैं उसको सेल कर सकते हैं। असेंबलिंग में क्या कंपोनेंट्स को उनके ओरिजिनल फॉर्म में भी सेल कर सकते हैं एज अ फिनिश प्रोडक्ट। पॉइंट आया समझ में आपको? पक्की बात है। तो हमने दो चीज़ों में अभी डिफरेंस पढ़ा, बताओ कौन कौन सी? मतलब पहले वाला इससे पहले वाला और इसका, दोनों का नाम बताओ। जो पहले वाला पढ़ा था वो एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक का था। वेरी गुड। दूसरा? और कोई मूवी की बात पूछो? वेरी गुड। सिंथेटिकल और असेंबलिंग। क्या इस इंडस्ट्री के टॉपिक से हम बाहर आ सकते हैं? कोई प्रॉब्लम आपको नहीं? जल्दी से मुझे बता दो कितनी इंडस्ट्री होती है? कितनी इंडस्ट्री होती है? 3। पहली कौन सी? प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, तीसरी टर्शियरी। प्राइमरी के अंदर कितनी होती है? 2। पहली एक्सट्रैक्टिव, दूसरी जेनेटिक। खत्म हो गई प्राइमरी। अब आ जाइए किसमें? सेकेंडरी। सेकेंडरी में कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में तो कुछ है ही नहीं, मूल प्रॉपर्टी बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में कितनी है? 4। पहली एनालिटिकल, दूसरी सिंथेटिकल, तीसरी असेंबलिंग नहीं प्रोसेसिंग, चौथी। अब आप बोलोगे सर ऊपर नीचे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग को जितनी ज़्यादा कमांड दोगे उस ऑर्डर में याद करने उतनी प्रॉब्लम आएगी। एक ही ऑर्डर में याद करो, बड़ा सिंपल रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। अब आते हैं तीसरी इंडस्ट्री। क्या नाम है उसका? टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री का क्या काम होता है बताइए? सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्या काम होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब मैंने लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस पे बात की, ठीक है? मैं पहले प्रॉब्लम बताऊं और आप सॉल्यूशन बताएंगे, मैं सॉल्यूशन बताऊं तो आप प्रॉब्लम बताएंगे। मैं प्रॉब्लम बताऊं और आप लोग सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है? दुनिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा, बताओ। बैंकिंग। क्या बोलेंगे? बैंकिंग। अगर फाइनेंस का इशू है तो क्या करेंगे? बैंकिंग। मैंने कहा मुझे रिस्क है, इंश्योरेंस, ठीक है। प्लेस की प्रॉब्लम आ रही है, नो। आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे? बैकअप। ये जो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि मैंने वेब सीरीज के 4 ही एपिसोड देखे और 5 और नहीं देख पाए। इतना मारो पड़ गया नालायक को। एक तो तुम्हें बैकअप प्रोवाइड करे, उसमें से कह रहे हो आधी देखी है। कोई मूवी चल रही है? इंटरवल तक देखी थी। बताओ। ट्रांसपोर्टेशन, जब प्लेस की प्रॉब्लम आती है, और प्लेस की प्रॉब्लम क्या है कि गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड समवेयर एल्स, कभी कहीं और बन रहे हैं, और जो उनका कंजम्पशन हो रहा है पूरे देश में हो रहा है, हर जगह भेजनी है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम किस चीज़ की आई? प्लेस की। बनने का प्लेस कहीं और, कंजम्पशन का प्लेस कहीं और, इसको पूरा कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? पक्की बात है, ठीक। अच्छा मैंने नहीं, टाइम यूटिलिटी। हाँ आसान वाला क्यों पूछे भाई? हाँ नहीं, टाइम यूटिलिटी ओनली। भाई जो मेरे सवाल है उसका जवाब है। नो आर्ग्यूमेंट्स। क्या मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था? हाँ प्रूफ है, रिकॉर्डिंग। हाँ समय कौन दे सकता है? घड़ी। जाओ हाँ बोलना बस। घड़ी तो दे सकती है समय। डिस्कस किया था मैंने लास्ट क्लास में, टाइम वाला डिस्कस किया था। थोड़ा डिस्कस किया था, बताना नहीं अभी। डिस्कस किया था नहीं किया था? हाँ बेचारा गांव से आया है। वाह किया था जी। बताओ सही टाइम पे तो याद नहीं आ रहा, यही तो टाइम यूटिलिटी नहीं है। वेयर हाउस। टाइम का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन, हाँ स्टोरेज का भी वेयर हाउस ही होता है। यही बताया था मैंने आपको। जो मैंगो है उनका मैंगो शेक पूरे साल बिकता है, लेकिन मैंगो तो पूरे साल नहीं बनते। मेरी बात समझ में आती है? तो कहाँ होते हैं? वेयर हाउसेज में, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज में उन्हें स्टोर किया जाता है। इसलिए टाइम यूटिलिटी एज वेल एज स्टोरेज, दोनों के लिए आंसर क्या है? वेयर हाउस। अब जब मैं स्टोरेज बोलूंगा तो बच्चा तुरंत बोलेगा एकदम से वेयर हाउस, लेकिन जहाँ टाइम बोल दे बच्चा डाउट में। पॉइंट आया समझ में? यही मैंने अलग से भी डिस्कस किया था, याद है? एपिसोड के लास्ट वाले भाग में देखा हो तो, है ना?
चलो ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है और मेरे हिसाब से अब आप इसके लिए तैयार है आंसर करने के लिए। और मैंने एक होमवर्क भी दिया था 4th। अब जिस बच्चे ने ये बोला ना कि सर आपने केस स्टडी नहीं भेजी, तो मैं उसे पीटूंगा पहले, चाहे मुझे कितनी भी देर। किसी एक बच्चे ने भी ग्रुप पे मैसेज किया कि सर केस स्टडीज भेज दो। नहीं वो तो ठीक है, देखो मेरी गलती है, लेकिन अभी बच्चों मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इन केस कि थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ में सपोर्ट कर दो तो बड़ा सही रहेगा। क्लास के बाद मतलब कितनी देर बाद? खत्म हो गई थी क्लास, तब याद। वाह वाह वाह, क्लास खत्म हुई और तुरंत याद दिला दिया। भाई भाई भाई, आप जा रहे थे, आपने बोला था कि हाँ मैं भूल गया था और मैं फिर से भूल गया। देखो भाई मैं आपको थोड़ा सा दुख दिखाता हूँ आपका, शायद आप मेरी पीड़ा समझ पाए। देखो हो सकता है उसके बाद आप मुझे 1-2 बार याद दिला दें, है ना। याद दिलाने का तरीका मैं वैसे भेज देता हूँ। अभी कुछ एडमिशन्स वगैरह के प्रोसीजर्स भी चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। वैसे जैसे फ़ोन के अंदर अगर आप अनरीड मैसेज देख रहे हो, यहाँ पे टूटा वाला हिस्सा मत देखना, ऊपर देखो बस, ये अनरीड मैप पे मैंने क्लिक कर दिया। क्या चीज़? नहीं नहीं, इसलिए बच्चे ना, कई बार बच्चे मुझे मैसेज करते हैं और फिर उसके बाद जब मैं मैसेज नहीं देख पाता और 2-3 घंटे हो जाते, तो उस मैसेज को ऐसे करके रिप्लाई पे जाके डॉट लगा के, ऐसे नहीं बोलते ओए अंधे देख ले, मतलब वही होता है ना उसको रीसेंड करने में। समझता हूँ इस बात को, है ना। अब देखो बड़ी दिक्कत है इसमें, ये मैं मतलब शाम तक भी करता रहा हूँ, कल शाम तक भी, तो ये ऐसे ही होते रहेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इनकेस अगर कभी मैं होमवर्क भेजना भूल जाऊँ तो आप या तो ग्रुप पे मैसेज कर दिया करो, या एक व्हाट्सअप कर दिया करो मुझे, एक कॉल कर दिया करो, तो बड़ा अच्छा होगा अगर मैं इनकेस भूल जाऊँ। यहाँ पर पता है बच्चे क्या करते हैं, एक कहानी बताता हूँ मैं आपको, कबूतर और बिल्ली वाली। तो कबूतर भाग रहा था बहुत देर से, यार बिल्ली से कैसे बचूँ, दिख ही रही है। भाग रहा था मतलब उड़ने की जगह नहीं थी उसके पास, वरना उड़ ही जाता ना, कवर भी तो करना है। अब उड़ नहीं पा रहा था, तो उसने कहा समझ में नहीं आ रहा क्या करो, तो उसने आंख बंद कर ली, कह रहा अब नहीं दिख रही मुझे बिल्ली, तो मुझे बिल्ली भी नहीं दिखेगी ना, बिल्ली को मैं दिखूंगा, तो उसने आंख बंद कर ली। सेम हमारे बच्चे कह रहे अच्छा आ नहीं रहा ना पीडीएफ, बस याद मत दिलाना कोई, उल्टा अगर कोई और मैसेज कर देगा तो उसे पर्सनली मैसेज करेंगे और डिलीट मार उसमें से ग्रुप में, क्यों याद दिला रहा है, होमवर्क करना पड़ जाएगा। तो भाई थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बन के एक बार याद दिला दिया करो, ठीक है। हालांकि मैं भेज दूंगा, आपका तो खुद ही मन करना चाहिए था कि सर इंडस्ट्री अच्छे से समझ में आ गई, एक बार भेजो तो सही पीडीएफ, देखिए कौन सा 4th होमवर्क था। अब बच्चे कह रहे सर हम अपनी गलती का सुधार करेंगे, तो हम खुद ही बताएंगे आपको। लो आइडेंटिफाई द नेचर एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, सारे बच्चे पढ़ के रखेंगे, मुझे बताना जरा कौन सी है। पढ़ते हैं। रामनिवास पासवान वॉज इंगेज, बताओ रामनिवास पासवान की सगाई हुई किससे? इंगेज वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? इन्वॉल्व। क्या मतलब है यहाँ पर? इन्वॉल्व इन मेकिंग व्हाट? फाइनल प्रोडक्ट्स। ही यूज्ड 2 मेथड्स टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। अब 2 मेथड्स डिस्कस किए गए हैं, आपको बताना है कौन सी इंडस्ट्री है। पहली चीज तो क्या अभी क्लियर हो गया है कि कौन सी इंडस्ट्री है? कौन सी इंडस्ट्री है? कौन सी इंडस्ट्री? नहीं यहाँ तक पढ़ने से सेकेंडरी कैसे पता चला? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिस इंडस्ट्री में, वो कौन सी होती है? सेकेंडरी। ये तो क्लियर हो गया। अब सेकेंडरी के अंदर कौन सा वाला है, ये देखने वाली बात है, ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, पूरा पढ़ के रखिएगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मेरे हिसाब से तो आसान है। किस किस को पता चल गया है एक बार हैंड रेज करिए। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता चल गया है। फर्स्ट मेथड किस चीज़ का है? फर्स्ट बताओ। एनालिटिकल। 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 तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा ना मैं अगली क्लास तक, नालायक। एनालिटिकल। चलो पढ़ते हैं। नंदिनी को क्यों समझ में नहीं आया, इस बात पे भी गौर करेंगे हम कि ऐसा क्या लिखा हुआ था। अंडर वन मेथड टेस्ट आ रहा हूं। अंडर वन मेथड ही यूज्ड सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल। एक टाइप का मटेरियल यूज किया एंड मेड वेरियस टाइप्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम मटेरियल। किसकी बात है ये? जिसमें एक मटेरियल यूज होता है और वेरियस काइंड ऑफ फिनिश प्रोडक्ट होते हैं। एनालिटिकल। कैसा? एनालिटिकल। अब हो सकता है नंदिनी को क्यों डाइट आवे, मैं बताता हूँ। अंडर का मतलब होता है मे, वन का मतलब होता है एक, मेथड का मतलब होता है तरीका। क्या ये समझाओ? कितना सिंपल पॉइंट था, नालायक ध्यान नहीं देते हो। चलो उसके बाद अंडर सेकंड मेथड। अब बताओ सेकंड कौन सा है? असेंबलिंग। कैसे पता चला?
हाँ हाँ जी, एक उसको वो कर रहा है, कह रहे अंडर सेकेंड मेथड ही वॉज एबल टू प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग बाय वेरियस काइंड्स ऑफ इनपुट्स। अब बताओ जरा फटाफट से, यहां पर प्रोड्यूस वर्ड लिखा है या असेंबल्ड वर्ड लिखा है? प्रोड्यूस। तो कौन सा वाला आंसर होगा? तो पहला वाला आंसर है एनालिटिकल और दूसरा वाला आंसर है सिंथेटिकल। क्या मेरी बात समझ में आती है? जो असेंबलिंग होती है उसमें प्रोडक्शन नहीं होती, उसमें असेंबलिंग ही होती है, तो आप बोलोगे फिनिश प्रोडक्ट्स वर असेंबल्ड। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? ठीक 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 है। हालांकि ये टेस्ट था पर मैंने कहा चलो बच्चे बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 पॉइंट्स हैं, कैमरा चल रहा है, कोई भी आपस में डिस्कशन ना करे, 4 के 4 पॉइंट्स को मन में सोच के रखेंगे आप, और कंफर्मेशन नहीं लेनी है पड़ोस से, ठीक है? कि तू भी यही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ, ठीक है भाई? ये नहीं करना है आपको। तुम तो यार कुछ भी सोचो, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या है दुनियादारी। सर वो केमिस्ट्री का टेस्ट दिलवा दोगे क्या? एक बार सर आप चले जाओ, है ना? अभी क्लास के बाद देना। आप कोई बच्चा छुट्टी पे है? कौन? पता था आप लोगों को टेस्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छे से टेस्ट दो, ठीक है? आंसर शीट अगर बैठी दी हुई है तो ले लो बच्चों को, पिन पेज। बच्चे अगली बार से अभी से एक अच्छी सी कॉपी बना लो टेस्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक ही कॉपी, है ना? कॉपी में देना तो हमारे लिए आसान रहेगा। अतुल सर थोड़ा देखना है ना। नहीं आप देख लेना, आप 6:30 तक देख लेना। नहीं 6:30 तक। हो गया? किसी ने किसी से डिस्कस नहीं किया होगा, है ना? ईमानदार बच्चे, ठीक। कोई ऐसा है जिसमें डाउट है ABCD में से? डाउट है ना? चारों? बहुत बढ़िया भाई, तुम बहुत सही जा रहे हो जीवन में। ऐसा कोई बच्चा जिसे चारों पता चल गया? कौन कौन सा? एक बच्चे को पता चला है बस, दो बच्चे। डाउट है किसी में? C वाले में डाउट है? A और D में डाउट है या पता चले? कोई बात नहीं, निकल गए आंसर, निकल गए। मुझे ऐसा लगा आप बोलो निकल गए मतलब आपने सॉल्व कर लिया इस sin थीटा प्लस cos थीटा ऐसे करके, है ना? आपको कितने पता चले? C और D में पता। चलो अब मैं पढ़ता हूँ और एक बार क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है? ईमानदारी से बताना आपको भी यही लग रहा था या नहीं। कह रहे अंडर दिस इंडस्ट्री वेरियस रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ सिंगल फिनिश्ड प्रोडक्ट। प्रोड्यूस क्या होगा यहाँ पर? सिंथेटिक। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, पक्की बात है, तो मैंने लिखा यहाँ पर सिंथेटिकल। अंडर दिस वेरियस कंपोनेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं, तो क्या हुआ? असेंबली। अब आप ये मत बोलना कि सर असेंबलिंग वर्ड नहीं आया, कंबाइंड इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है? अब C और D में डाउट है, अब चेक कर लेते हैं। अच्छा पहले तो सबको यही लग रहा था, पहले दो A और B में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, या आ रही थी? A और B में तो नहीं आनी चाहिए, A और B में नहीं। एन इंडस्ट्री अंडर विच रॉ मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड बैक टू इट देयर ओरिजिनल फॉर्म। बताओ कौन सी इंडस्ट्री के कौन से प्रोसेस में ऐसा होता है जिसमें आप उनके रॉ मटेरियल को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट बैक कर सकते हो? बताओ जरा फटाफट से। असेंबलिंग में ऐसा होता है। कितना सिंपल, कितना चिंटू पॉइंट था ये। इसमें कैसे डाउट आ गया सोचो। एक ही तो इंडस्ट्री है जिसमें कन्वर्ट बैक कर सकते हो आप उनके रॉ मटेरियल को ओरिजिनल फॉर्म में, और वो असेंबलिंग है। पर बच्चा पता है क्यों डाउट में आया? क्योंकि ऊपर आंसर आ चुका है, असेंबलिंग तो दोबारा कैसे आएगा? हाँ ये कोई डाउट है? नालायकों वाला डाउट है भाई। उसने इंडस्ट्री पूछे कितनी बार भी आएगी ये, पॉइंट आया समझ में? अच्छा अब आप बताओ फोर्थ, आपको क्या लग रहा है?
सिंथेटिकल, मुझे पता नहीं क्यों टर्शरी लग रहा है। नहीं, कोई भी हो सकती है। क्या? अब बोलो ना भाई, मैं बोल रहा है an industry where only a single product is produced by using more than one raw material। मुझे तो एनालिटिकल लग रही है, पता नहीं क्यों। हाँ, मैं बोल तो रहा हूं, बताओ यार, दोबारा से पढ़ो, दोबारा से देखो बदल जाएगा आंसर। हाँ बताओ। सिंथेटिकल। भाई मैंने कुछ गुमराह नहीं किया, मैंने उसको ध्यान से पढ़ा है बस, मैं क्यों गुमराह करूंगा? हाँ पता नहीं, वो हमें डिस्कस करेंगे। हाँ अब बच्चा देखो क्या कह रहा है, मेरा एनालिटिकल था, सारे सिंथेटिकल बोलने लगे तो मैंने भी जोर से बोलो जय माता दी बोल दिया, दिमाग नहीं लगाना। लेकिन एनालिटिकल है, सिंथेटिकल पे हो आप अभी भी? कंफ्यूजन है, एनालिटिकल चेंज कर दिया, कंफ्यूजन है। चलो यार तुम्हें तो क्लियर, ऑल क्लियर बोलो ना तुम तो, ऑल क्लियर। पढ़ते हैं हम दोबारा से। कह रहे एक इंडस्ट्री है वेयर ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, फिनिश प्रोडक्ट एक ही है, बाय यूजिंग मोर देन वन काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल एक से ज्यादा है, तो आंसर क्या हुआ? सिंथेटिकल। अब हमारे बच्चे इतने नालायक है, कोई भी बेवकूफ बना देगा। अच्छा भला पता था। अरे क्वेश्चन कह क्या रहा है, सुनो सुनो भाई, समझ गया मैं तुम्हारी इंग्लिश नालायक हो। सीताराम पब्लिक स्कूल, इधर देखो, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है भाई साहब, एक वन सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, तो ये फिनिश प्रोडक्ट है। और कह रहे कैसे बन रहा है? बाय यूजिंग मोर देन वन काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल एक से ज्यादा है। मोर देन भी तो है, मोर देन। अच्छा, क्वेश्चन वाले को ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि आधी आधी बातें ना लिखे। अच्छा अगर ऐसे लिखा होता, सुनो सुनो, ऐसे लिखा होता 21 काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, तो तुम क्या कहते? वन काइंड ऑफ रॉ। 20 थोड़ी पढ़ोगे क्योंकि वो ऊपर लिखा है। चलो भाई मान लो गलत है। और वो भाई साहब सुनो, उसकी तो कहानी अलग है। गलत आंसर दे रहा था एनालिटिकल, मैंने कहा भाई सोच लो, सिंथेटिकल गलत हो सकता है। कह रहा मैंने तो सिंथेटिकल इसलिए बोला क्योंकि ये सारे बोल रहे थे, मेरा तो एनालिटिकल था। मतलब तुम गधे ही थे पहले, अब सीख लो। कितनी सिंपल सिंपल सी बातें हैं भाई, लेकिन इसमें कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस करा दी आपकी क्वेश्चंस की कि 1% भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लास में अभी आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि ऐसी कंफ्यूजन आ सकती है। इसलिए बार बार नोट्स को पढ़ना है और बार बार ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इतना आसान होता तो भाई इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था सेकेंडरी में प्रॉब्लम आ सकती है, ये मैंने पढ़ाते समय बताया था आपको। इसलिए क्वेश्चन पूछने के तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, एक और बताओ, एक और पूछूं? हाँ यही खेलते, सिलेबस थोड़ी आगे बढ़ाना है, बस यही खेलते रहो नालायक। हाँ क्लास थोड़ी ले रहे हैं हम, मजे के लिए आए हैं यहाँ पर। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, ताकि आप अगली क्लास में ये टॉपिक थोड़ा सा भूल जाएं, और फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगा MCQs या कुछ ऐसा जिसमें आप इंडस्ट्री को मैच करेंगे। बैकअप ले लेना। अब देखो आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक क्या है? बिजनेस रिस्क। बताओ बिजनेस करते हैं तो बिजनेस रिस्क होता है या नहीं होता? बिजनेस में ज़्यादा होता है कम होता है? बिजनेस में ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस, बट एज कम्पेयर टू द अदर। जैसे जॉब कर लो या प्रोफेशन कर लो, हाईएस्ट काइंड ऑफ रिस्क इसमें माना गया है बिजनेस में। बिजनेस करोगे तो रिस्क रहता है। अब देखो रिस्क दो तरीके का होता है। पहले तरीके का रिस्क होता है हम कमा नहीं पाए तो, ये पहला रिस्क है कि पैसा आया नहीं तो, ये पहला रिस्क है। दूसरा जो लगाया है वो डूब गया तो, ये दूसरा रिस्क है। क्या जॉब में ऐसा होता है? नहीं, जॉब में बस एक ही रिस्क होता है, नहीं आया तो। भाई हमने काम किया पूरे महीने, उसने सैलरी नहीं दी तो नहीं आए वाला नुकसान वाला रिस्क होता है। बस क्या लगाया, क्या जॉब में हम कुछ लगाते भी? आंसर इज नो। मेरी बात समझ में आती है? तो बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि बिजनेस का रिस्क होती क्या चीज़ है और उसका क्या नेचर होता है। रिस्क के बारे में एग्जाम में आपके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, डेफिनेशन बताइए बिजनेस रिस्क की, और उसके नेचर के बारे में 2-3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करिए। पॉइंट आया समझ में? क्या पढ़ने वाले समझ में आया? ठीक है, तो देखिए, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। एडिक्वेट वर्ड का मतलब होता है सफिशिएंट।
एडिक्वेट वर्ड का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट। और इनएडिक्वेट वर्ड का मतलब क्या होता है? जो सफिशिएंट नहीं है। हिंदी में से क्या बोलते हैं? अपर्याप्त। फटाफट से पेज नंबर, जो वर्ड मीनिंग वाला पेज आपने बनाया हुआ है, बिजनेस की कॉपी सब कैरी कर रहे हैं, वर्ड मीनिंग का पेज बनाना है आपको। आपकी इंग्लिश कैसी भी है, लेकिन आपको बिजनेस की टर्म्स पता होनी चाहिए। इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है बिजनेस का, ठीक है? वर्ड मीनिंग वाले पेज किसी बच्चे से एक बार देख के कंप्लीट करके जाना आज आप भी, ठीक है? फिर ठीक, एक सिनोनिम और बताओ फिर, वरना लिखवा लूंगा फिर। अपर्याप्त। नहीं, इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट, एक सिनोनिम और बता दो इसका। ये तो गलत बात हाँ, ये तो इंग्लिश आती है तो अच्छे से आनी चाहिए। है। मेरी हिंदी अच्छी है, मेरे को पता हिंदी अच्छी है, पक्की बात है? सोच लो, अपर्याप्त का बताना, पर्यायवाची शब्द है। अपर्याप्त। विलोम शब्द होता है, वो नालायक। सारे मतलब सुंदरवाली स्कूल वाले ही हैं। बताओ बताओ। हाँ क्लास के एंड तक आपको बता बिल्कुल, कटप्पा ने कैसे मारा, लेकिन वो तुम तुरंत पूछ लो अभी। नालायक। चलो, हाँ ये भी बताया, देखो। चलो चलो चलो। तो पहली चीज बिजनेस रिस्क है क्या? कह रहे बिजनेस रिस्क ये है कि जो हम प्रॉफिट्स कमाएंगे वो ज्यादा नहीं कमाए तो। अभाव। हाँ, अभाव अभाव का मतलब होता है बिल्कुल नहीं होना, नहीं, अभाव का मतलब होता है किसी चीज की जितनी कम। जरूरत है उतनी नहीं होना, तो वो अपर्याप्त का सिनोनिम है। बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत सही बहुत सही। मत लिखो अब आप, ठीक है? बहुत बढ़िया। जैसे इस व्यक्ति में जिम्मेदारी का अभाव है। देखो मैं है ना शब्द को यूज करके ही बता रहा हूँ आपको। नारायण बोल तो गांव में घूमता रहा, वहां बैकअप नहीं किया, और यहाँ कभी नहीं करके आपने भेजा नहीं। कबूतर भेजो तुम्हारे पास, तुम्हारा काम है बैकअप लेने का, मेरा काम थोड़ी ना बैकअप देने का। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स की कहीं हम बिजनेस करें और उतने प्रॉफिट्स ना हो जितने हम सोच रहे हैं। जैसे मैं आपसे अगर कोई एग्जांपल लूँ और आप मुझे बताएंगे, तो आदित्य बताएंगे, क्या आदित्य नाम है आपका? नहीं, आयुष। आयुष मुझे बताएंगे, देखो जरा ध्यान से, और फिर मैं पिटाई भी करूंगा। अभी डंडा यहीं रखा हुआ है, देखो। बिजनेस 1 और बिजनेस 2 प्रॉफिट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है? बिजनेस 1 का जो इस साल का प्रॉफिट है वो है 5 लाख, और बिजनेस 2 का जो इस साल का प्रॉफिट है वो है 10 लाख। फटाफट से बताओ कौन सा बिजनेस अच्छा? हाँ, आगे जाके मैंने बोला नहीं, तुम्हें आगे जाके का पता है? तुम्हें अपना बैकअप का तो पता नहीं, तुम आगे का बताओ बिजनेस का। बताओ बस, बिजनेस आज की डेट में जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, दूसरा वाला अच्छा है। अब देखो जरा, ये आयुष कितना गधा है, देखो मैं अभी प्रूफ करता हूँ। नालायक, तुमने बैकअप कैसे नहीं लिया? देखो, इसमें कैपिटल लगाई 10 लाख की, और इसमें कैपिटल लगाई 100 लाख। 100 लाख का मतलब 1 करोड़ होता है, ठीक है? अब जरा रेट ऑफ रिटर्न पे आते हैं। बताओ कितने % प्रॉफिट कमा रहा है? 50% दिख रहा है आपको? कितने % प्रॉफिट कमा रहा है? 50%। और ये कितने प्रॉफिट कमा रहा है? 10%। कह रहा बिजनेस 2 अच्छा है। देखो इसे, कहाँ? पहले तुम बोले थे आगे जाके, मैं तो अभी बता रहा हूं। मैंने कहा बोला अगले साल में ऐसा होगा? हाँ जी, हाँ, जैसे तुम बैकअप बाद में लोगे ऐसे ही। ये समझ में आया आपको? 50% प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस 1, तो ये भी तो देखना होता है कितना लगाया। अब मान लीजिए मैं कहूं कि अंबानी का जो प्रॉफिट है इस साल का रिलायंस का वो 1000 करोड़ रुपए है, सब सोचने लगे बहुत बढ़िया। पता चले उन्हें बहुत ज्यादा लगा रखा हो। मैंने गुप्ता जी बर्गर वाले का 2 लाख है, उसे लगाए 1 लाख थे। तो रेट ऑफ रिटर्न मैटर करती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही यहां पर जो लिखा हुआ है एक सेकेंड में जरा एक बार इसकी बैटरी को पावर मोड पे लगा दूं। तो इसमें इसीलिए लिखा हुआ है कि बिजनेस के रिस्क का मतलब होता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। क्या मतलब? इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। कहीं प्रॉफिट कम तो हो गए तो क्या होगा, या फिर इवन लॉसेस, लॉस हो गया तो क्या होगा। अब ये किसकी वजह से आते हैं? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के। अनसर्टेनिटी वर्ड का मतलब होता है आगे जाके कितनी सेल होगी मुझे नहीं पता, आगे जाके कितनी डिमांड होगी मुझे नहीं पता, आगे जाके मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी मुझे नहीं पता, इंडिया के अंदर इंटरेस्ट जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं पता होगा आगे जाके क्या होगा, और मुझे क्या किसी भी बिजनेस को नहीं पता आगे जाके क्या होगा। मेरी बात समझ में आती है? इसलिए बिजनेस में रिस्क है, क्योंकि बिजनेस में क्या है? अनसर्टेनिटीज, और बिजनेस में क्या है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है वो कम हो सकती है, किस किस कारणों की वजह से? पहला कारण क्या है? नेचुरल क्लैमिटी। अभी अचानक से लोग गर्मियों के कपड़े खरीद रहे, 2-3 बार बारिश हो जाए, अचानक से सर्दी बढ़ जाएगी, तो गर्मियों के कपड़े की जो परचेजिंग है वो एकदम से कम हो जाएगी।
अचानक से आइसक्रीम वगैरह की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही थी, ठंडी ठंडी चीज़ें ज़्यादा बिक रही थी, ठंडा पानी ज़्यादा बिकने लगा, अचानक से मौसम चेंज हुआ, लोग बीमार पड़ने लगे, कम हो गया। तो नेचुरल क्लेमिटी की वजह से क्या हो सकता है, डिमांड एंड प्राइसेस कैसे है मार्केट में, और दूसरा स्ट्राइक्स। स्ट्राइक का मतलब होता है धरना प्रदर्शन जो देश में चलते रहते हैं, ये भी इफेक्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस के प्रॉफिट को। ठीक है, अब आते हैं पहला वाला पॉइंट, नेचर क्या है इसका, रिस्क का क्या मतलब। तो रिस्क के रिलेटेड जितनी बारी है वो सारी यहाँ पर लिखी जाएंगी। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ पढ़िए, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेन। आगे जाके फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज हैं, तभी तो बिजनेस में रिस्क है। अगर मुझे पता हो कि आगे जाके, जैसे मैं आपसे बोलूँ फिक्स डिपॉजिट में रिस्क है या नहीं, फिक्स डिपॉजिट जो होता है बैंक में कराते हैं, एफडी जिसे बोलते हैं, बताइए उसमें रिस्क है या रिस्क नहीं है। रिस्क नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है आगे जाके सेम रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसे लगाते हैं कि इसमें रिस्क है, हाँ, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, जीरो मिल सकता है, नुकसान भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी है, क्या चीज़ है? अनसर्टेन, इसलिए रिस्क ही रिस्क है। पॉइंट आया समझ में? देखिए, कह रहे लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर क्रिएट्स अनसर्टेनिटीज इन बिजनेस। आगे जाके आपके बिजनेस में क्या होने वाला है, इस चीज़ को लेके जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। मेरी बात समझ में आती है? इसीलिए जो बिजनेस की अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाती है। पॉइंट आया समझ में? अब जैसे मैं कभी 1-2 दिन पहले कालका जी मंदिर गया, वहाँ पर 2-3 लोग रोड पे बैठे थे, कह रहे आजा बच्चा तेरा भविष्य बताएगा। मैंने कहा पहले अपना तो देख ले, तो रोड पे बैठा धूप में, तुझे अपना पता हो तो मेरा भविष्य देखे। अगर तो इतनी कॉमन सेंस होती है तो तुम अपना भविष्य देख लो ना, कौन सी एक्टिविटी में ज़्यादा है। धूप हो रही है, वहाँ पे तुम बैठे हो, बच्चा तेरा भविष्य मैं बताऊँगा, मुझे 10 रुपये में भविष्य बताते है ना। तो इनका भाई अपना देख लो पहले, ठीक है। इस और वो किसकी वजह से बताओ, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। आगे, रिस्क इज एन इनहेरेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। क्या मुझे बता सकते हो इंटीग्रल और इनहेरेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? हिंदी मीनिंग बताओ। इनहेरेंट वर्ड का मतलब होता है आंतरिक, जहां जहां बिजनेस वहां वहां रिस्क, जहां जहां बिजनेस वहां वहां रिस्क। दूसरा बताना है आपको, पहले तो मीनिंग मेरा ही काम है ना बताना। बताओ। हाँ, आंतरिक। दूसरा हिंदी में पर्यायवाची शब्द। हाँ, टाइम लगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे जहां जहां बिजनेस वहां वहां रिस्क। मेरी बात समझना, जहां जहां बिजनेस वहां वहां रिस्क। कई बार पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि सर आप लोग ऐसा क्या पढ़ाते हो। मतलब पिछली बार जब एग्जाम आए थे तो कुछ पेरेंट्स हमारे पास आए, कह रहे सर बच्चा बहुत पढ़ने लगा है हमारा। मैंने कहा जी कैसे? कह रहे बस क्या बताऊं, रात को हम 2 बजे भी उठते हैं, बच्चा पढ़ रहा होता है फ़ोन में, इतनी लगन आ गई है बच्चे के अंदर। मैंने कहा भाई इनका भी कट गया। बच्चे ने कन्विंस कर लिया कि सारी पढ़ाई फ़ोन में ही हो रही है। समझ रहे हो बात को? अब थोड़ी सी आवाज़ आएगी, रात के समय सब सो रहे होते तो अचानक से एकदम सतर्क हो जाते हुए। रात को क्यों पढ़ाई होती है? पेरेंट्स सो रहे हैं, अचानक से पेरेंट्स उठेंगे, बच्चे को पता चल जाए, कान उसके वहीं है। समझ रहे हो बात को? पेरेंट्स आए तुरंत, उसने फटाफट से स्क्रीन चेंज की और ऐसे करके पढ़ने लगा। मेरी बात समझ में आती है? अब बच्चा, पेरेंट्स कह रहे सर मतलब मजा आ गया आपके यहाँ जब से बच्चा आया, बहुत मतलब अच्छा पढ़ने लगा। मैंने कहा कैसे कैसे? कह रहा पूरी पूरी रात पढ़ता है। मैंने कहा दिन में कैसे सोता है? एक की तो मम्मी ये कह रही थी कि सर मतलब ऐसा क्या पढ़ा देते हैं आप, बाथरूम में भी फोन लेके जाता है, कहीं वेस्ट ना हो जाए टाइम। मैंने कहा भाई ये अलग लेवल पे काट रहा है तुम्हारा। इंटीग्रल पार्ट का मतलब ये है, यहाँ पर कहने का मतलब एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि आज की डेट में जो फ़ोन है वो हमारी लाइफ का इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं कि जब मैं जैसे ऐसे कहीं जा रहा होता ना बाइक पे या गाड़ी में या कैसे भी, तो मैं ये देखता हूँ कि जितने लोग ड्राइव कर रहे होते हैं आज की डेट में 80% लोगों के हाथ में फ़ोन चल रहा होता है उस समय। थोड़ी सी रेड लाइट हुई कि चलो 2-3 रील स्क्रॉल कर लें या यूट्यूब के शॉर्ट ऊपर देख लें, इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया आज की डेट। मार्केट में जाके देख, आपकी तो स्टूडेंट लाइफ है, आप बैठ के देख रहे हो, घर में देख रहे हो, रिस्क जान का रिस्क थोड़ी ना है। मार्केट में निकलो आप, थोड़ी सी रेड लाइट हुई नहीं है, थोड़ा जाम होने करे इतनी, तब तक इतनी बीमारी लग चुकी है लोगों को फोन की। ऐसे ही जैसे बिजनेस के अंदर रिस्क एक इंटीग्रल पार्ट होता है, सेम स्टूडेंट की लाइफ में आजकल सबकी लाइफ में क्या है? फोन। हाँ, अटूट। ऐसा रिश्ता बना है फोन से कि मतलब अटूट है। मेरी बात, पहले की डेट में क्या होता था, हम फंक्शन में जा रहे हैं, बच्चे से कह रहे फंक्शन में चलोगे, हम बच्चे से कह रहे तुम्हें फंक्शन मिले, बच्चा रो रहा है, नहीं। आज डेट में उल्टा है, बच्चा रो रहा है, कह रहे नहीं मुझे घर रहना फोन के साथ, आप जाओ। हाँ जी जाते हो? क्या बात कर रहे हो? जाते हो? जबरदस्ती जाते हो? तो अभी आपका एडिक्शन लेवल उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा ना। हाँ जी, ये देखो अभी से छुट्टी गिनवा रहा है नालायक बैठ के, छुट्टी मत गिनवा भाई। अभी हमारी फैमिली में बिल्कुल क्लोज फैमिली में फंक्शन है, और देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। तो भाई हमें डिसाइड करना होता है जीवन में प्रायोरिटी क्या है। समझ रहे हो आप बात को? मैंने हालांकि जाने की कोशिश की थोड़ा सा जल्दी क्लास रख के, लेकिन बच्चे का मैसेज आया, कह रहे सर ये मतलब नाइंसाफ़ी मत करो, 2:30 बजे मेरा स्कूल छूटता है,
या तो 3 बजे बुला लो या 5:30 बजे। 3 बजे बुलाते तो बाकी सब बच्चों को बहाना मिल जाता है कि सर हमें तो पता ही नहीं चला, हमने तो बाद में देखा था, क्यों ना हम सो ले, है ना। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, कैंसिल करते। तो देखिए, नो बिजनेस कैन अवॉइड व्हाट, रिस्क। कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता, सिंस इट इज इनहेरेंट। हर बिजनेस के अंदर रिस्क इनहेरेंट है। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। हर एक बिजनेस में, वेरी वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर डिफर। जितना रिस्क है बिजनेस में वो डिफर करता है अलग बिजनेस टू अलग बिजनेस। जैसे अगर कोई मान लीजिए शेयर बाजार का बिजनेस है तो रिस्क ज्यादा होगा, रिस्क कम होगा, बहुत ज्यादा होगा। शेयर बाजार के जो बिजनेस होता है, शेयर मार्केट सुना है ना, अपने पैसे लगाते हैं, बहुत ज्यादा अप बहुत ज्यादा डाउन, परेशानी आ जाती है। लेकिन जो गोल्ड का बिजनेस है वो बेचने वाले के लिए बहुत ज्यादा रिस्की नहीं बिका तो कम से कम उसके प्राइस ही बढ़ते रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे कह रहे रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना का टाइम आया तो ये सारी चीज़ें जो भी हम सीखे, हम कोरोना के टाइम पे ही सीखे। हालांकि पहले भी चलाते हैं, लेकिन ऑनलाइन चीज़ें सेल करना, क्लासेस बेचना क्या होता है, बड़ी क्लासेस में कैसे करते हैं, कोरोना से पहले नहीं पता था हमें। तो कोरोना आया तो हमें पता चल गया कि कोरोना में हमने 2020 में से ओपनिंग की, 15 मार्च को हमने ओपनिंग की इसकी, और 22 मार्च से लॉकडाउन, क्लासेस भी नहीं ली। 1.5-2 साल फ्री का किराया दिया हमने यहाँ पे। तो अब हम तो मैनेजमेंट पढ़ाते, हम तो बिजनेस पढ़ाते, तो हमें तो सब चीज़ कंसिडर करके चलनी चाहिए थी। लेकिन क्या हम कोरोना को कंसिडर कर पाए? नहीं, इससे पहले हुआ ही नहीं था, इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था ना। हम हर चीज़ को लेकर चल रहे थे कि मान लीजिए हमारे पास जितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उतने बच्चे रहेंगे, तो किराया 5 गुना हो जाने पर हम कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके सारे इफ एंड बट्स लगा लिए हमने कि किस किस वर्स सिचुएशन में। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन थी तो हम नहीं लगा पाए, वो कोरोना। हम दुनिया को बिजनेस पढ़ाते लेकिन नहीं कर पाए। तो क्या ऐसा है कि किसी व्यक्ति को कितनी भी नॉलेज सही, क्या वो रिस्क को एलिमिनेट कर सकता है? आंसर इज नो। लेकिन हमने उससे सीख ली, हमने ऑनलाइन चीज़ें समझी, हमने ऑनलाइन में फिर प्रोफेशनल कोर्स की वीडियोस डालने लगी, और आज की डेट में 28 में से 22+ स्टेट्स के बच्चे ऑनलाइन एडमिशन लेके पढ़ते हैं हमसे। तो कल को अगर कोरोना आ गया तो हमने बैकअप प्लान भी है। लेकिन क्या वो रिस्क को एलिमिनेट कर देगा? नहीं, कि जो यहाँ का किराया वो तो जाएगा ही ना। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दी है, लेकिन इसका मतलब, हाँ जी, कोरोना की भाई मैं आपको सही रियलिटी बात बताऊं, कुछ 1-2 हॉस्पिटल में जानकार है मैं, वो कह रहे हैं सर आज के लिए जो हार्ट अटैक वगैरह आ रहे हैं ना, ये उन लोगों को ज़्यादा आ रहे हैं जिनको वो वैक्सीन लगी थी जो मेरे को ही लगी है। कौन सी वाली, कौन सी है वो, एक दूसरी कौन सी, कोविडशील्ड। उस समय पर ये कह रहे कोविडशील्ड वाली डोज अच्छी है, तो कोविडशील्ड लगवा ली। अब कह रहे कोविडशील्ड जिन्होंने लगाए उन्हें हार्ट अटैक। मैंने कहा भाई कहाँ, या तो कोरोना से ही मर जाते, इससे अच्छा। तो जी बताइए, क्लास टेस्ट नहीं है तो मैम वाली जो क्लास है वो हो गई होगी। वो वाला माइक ले लो, मैम वाले से कर लो। हो रही है मतलब 5 मिनट दो, फिर मैं आ रहा हूँ, ये वाला लगा देंगे। हाँ फिर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलो है ना। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े, एक तो रिस्क किसकी वजह से आता है, अनसर्टेनिटीज की वजह से, और दूसरा रिस्क इज एन इनहेरेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। थर्ड पॉइंट पढ़िए फटाफट से, जल्दी उसको जाके ना स्क्रीन पे हाथ टच रख के करो, टच कर लो फटाफट से, हाथ टच रखना, उसमें स्क्रीन डाउन नहीं होनी चाहिए। मैम आधे घंटे के लिए आप दे दो, फिर मैं लगा दूंगा। किनका? आज तक सर आप भी, हाँ तो सही है, मैं वही तो कह रहा हूँ, सही तो है मैम। 7 तक तो रखो, लेकिन अच्छा सा वो बना दो भाई, अच्छा सा वो बना दो। CMA इंटर ग्रुप 1 स्ट्रेटेजी। आज तक का तो फोन था ही यार, डरा दे। चार्जिंग पे लगा लो ना उसको। ये तो सही किया आपने, ये तो बिल्कुल सही। हाँ बताओ क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो देखो साइज वाला जो बात है वो तो सबको पता है, लार्जर द साइज ऑफ बिजनेस लार्जर द रिस्क एंड स्मॉलर द साइज ऑफ बिजनेस स्मॉलर द। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करो तो 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के एग्जांपल, एक KDC एक आकाश इंस्टीट्यूट। तो क्या किसका ज़्यादा बड़ा साइज है बताओ? आकाश इंस्टीट्यूट का सबको पता है भाई, वहाँ चले जाओ आप, कौन सा वाला है आगे, साउथ एक्स वाला, उसमें 3 बड़ी बिल्डिंग है। अभी तो हम सोच भी नहीं रहे उस तरीके से जितने उन्होंने एसेट इन्वेस्टमेंट किए हुए। तो हमसे जो ज़्यादा रिस्क है वो किसका है? आकाश का। अगर मैं इसी अपने कोचिंग को किसी, मान लीजिए जो बेचारे ने अभी नया कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया है, किसी गली में अपने घर में पढ़ाता है, तो वहाँ से KDC को अगर कंपेयर करूँगा तो हमारा रिस्क ज़्यादा हो, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। भाई मैंने ठीक, हाँ सही बोला वैसे तुमने। चलो, लोअर द साइज ऑफ बिजनेस लोअर विल बी द रिस्क, लार्जर द साइज ऑफ बिजनेस
हायर विल बी द, ये तो सिंपल समझ में आता है। मैंने कहा ये जो नेचर है, नेचर का क्या मतलब है? मैंने कहा नेचर का मतलब बिल्कुल सिंपल है। अगर आप जैसे मान लीजिए सोना बेच रहे हो तो आपका रिस्क कंपेरेटिवली थोड़ा कम है कि नहीं बिका तो कल को वैल्यू ही बढ़ेगी। लैंड बेच रहे हो आप, उसके अंदर भी यही होता है, ज़्यादातर तो लैंड की जो वैल्यू है वो अप ही होती है, डाउन तो कहीं होते हुए नहीं देखी हमने लॉन्ग रन में अगर बात करो। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, ऐसा अगर नेचर है आपका, ये टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस है। टेक्नोलॉजी मतलब फोन, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदलती है, बताओ कैसे फटाफट से कैसे बदलती है टेक्नोलॉजी। जैसे हाँ, आईफोन कुछ नहीं बदलता, वो हाँ चिप में बदलते हैं, वो अंदर की प्रोसेसर बदलते हैं, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति कोई नहीं समझ पाएगा इस चीज को। नहीं थोड़ा तो बदलते हैं भाई, ऐसा नहीं है। हाँ जी, वही 3 बटन है बस, कभी इधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, कभी 2 बटन, कभी 3 बटन। इसका एग्जांपल जैसे ब्लेंडर था, एक ब्लेंडर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप रेंडरिंग करके जो आप ये सब देखते हो मूवीज में वैसे बनाया जाता है। तो 1 महीने पहले मतलब यूजुअली वो हर साल नया वर्जन डालते थे, अब वो हर 1 महीने नया वर्जन डालना। अब प्रॉब्लम आ जाती है। अब सुनो, पहले सीडी प्लेयर्स आते थे, पता है आपको, जिसमें गोल गोल सीडी लगती थी, ऐसे वो अंदर आती थी बाहर जाती थी। आजकल कहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? रेडियो एफएम ऐसी सीडी प्लेयर्स, वो पुराने शौकीन जो लोग होंगे ना, उन्होंने रख रखे हैं, पता है आपको। और वो भी आज की डेट में महंगे मिल रहे हैं कि पुराने जैसी चीजें दिखाने के लिए अपने यहाँ, है ना, विंटेज या एस्थेटिक जो भी चल रही है आज की डेट में। मेरी बात समझ में आती है? क्या टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी रेट से बदल रही है? आंसर इज यस। जैसे थोड़ी दिन पहले पॉपअप कैमरा का ऑप्शन आया था, पता है आपको, जिसमें कैमरा ऊपर फोन के सर पे ऐसे निकल जाता था। जी मैम, कौन सा चार्जर? नहीं, तो जैसे वो पॉपअप कैमरा आता था ना, ऐसे निकलता था, वो ज़्यादा दिन चल पाया क्या? नहीं। कोई कारण बताओ, कारण बताओ, कारण क्यों नहीं चल पाया? कोई बच्चा बताओ। पॉपअप कैमरा नहीं होता था जिसमें फ़ोन में ऐसे कैमरा निकलता था, और वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हुआ मार्केट से। अब कोई कंपनी ला ही नहीं रही है इसको, बताओ। ऐसे तो स्लाइड वाला नहीं, बार बार तो बार बार ऊपर नीचे करने के लिए ही तो पॉपअप कैमरा दिया था। मैं बताता हूँ असली कारण क्या था, बस इसे पकड़ के रहना पड़ेगा, एक हाथ से बताना पड़ेगा। मैंने पावर मोड में लगाया हो। जैसे जब भी कोई व्यक्ति फ़ोन का इस्तेमाल करता था, सेल्फी कैमरा, तो जनरली जब करता है, जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, ग्रुप होता है, जिस समय पर कैमरा ऊपर है उस समय पर अगर फ़ोन आपके हाथ से गिरे तो कैमरा टूटने के चांस 100% इसी होते हैं कि अगर उस साइड से गिर गया तो कैमरा टूटेगा ही टूटेगा। तो सेफ्टी इश्यूज ज़्यादा आने लगे, कैमरा ज़्यादा टूटने। भाई फ़ोन कब गिरे? जब आपकी जेब में है, जब आप काम कर रहे हैं, जब फोटो खींच रहे हैं। तूने गलत खींच दिया, ला तो मुझे दे, अपने तो तुम ठीक खींच लेते हो, यही चलता है। देख मैंने तेरी 10 फोटो अच्छी खींची, तूने मेरी 1 फोटो ढंग की नहीं खींची, खींचा था ऐसे ही गिरता है फोन। तुझे पकड़ना नहीं आता, ला भाई लंबू तू पकड़ फोन, सब आना चाहिए। उस समय पर ही तो फोन गिरता है, उस समय पर फोन गिरता है तो टूट जाता है और कैमरा बचने के चांस ही नहीं है। तो वो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से ऑब्सोलीट हो गई। ऐसे टेक्नोलॉजी, फ्लिप फोन चल रहे हैं, ये सब चलते हैं, टेक्नोलॉजी है। तो जब बिजनेस टेक्नोलॉजी वाला होगा तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में कब टेक्नोलॉजी बदल जाए आपको नहीं पता। क्या मेरी बात? अभी सीडी प्लेयर्स वगैरह क्या ज़्यादा मार्केट में चलते हैं क्या? नहीं, आजकल की डेट में तो वो पेड वर्जन आ गए फ़ोन के अंदर ही। वो कौन से एप्लीकेशन होते हैं? स्पॉटिफाई और भी कोई हो। तो पहले पुराने समय पे चलता था थोड़ा सा सावन एक करके एप्लीकेशन या कुछ आता था। अब जो हमारे पास पहले वो जो चल रहे थे ऑडियो वीडियो सुनने के लिए, क्या वो आजकल डिवाइसेस मिल रहे हैं क्या? वो कंपनी तो बिल्कुल रिस्क पे आ गई। मैं ना, मेरी बात समझ में आती है? ठीक, अच्छा। कह रहे बिजनेस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब किस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा कम होगा, वो स्पेकुलेशन होते हैं, आगे जाके क्या होने वाला है। और दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजी। इन बिजनेसेस का जो रिस्क है वो कैसा होता है? हाई रिस्क। अदर बिजनेसेस में क्या होता है? जैसे कि गोल्ड है, ऑर्गेनिक फूड है, या लैंड का बिजनेस है, वो क्या है? लो रिस्क। ये हम नेचर के बेस पे बता रहे हैं, साइज के बेस पे तो कोई बताएगा। जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा बड़ा रिस्क। पॉइंट आया समझ? जैसे मैंने बोला मोची का रिस्क ज़्यादा होता है कम होता है? डिपेंड करता है कौन सा मोची है। एक मोची सामने भी, एक मोची बाटा भी है, दोनों मोची है। बाटा क्या करता है भाई? मोची है, वो अच्छे लेवल पे मोची है, लेकिन है तो मोची भाई। एक सामने हमारे गुप्ता जी हैं, क्या बना रहे हैं? मैकडी, बर्गर। लेवल अलग है ना, लेवल अलग है ना। मेरी बात समझ में आ रहे हो? तो इसलिए साइज के बेस पे बताना बड़ा आसान है, नेचर के बेस पे थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ और आज का आखिरी पॉइंट बताओ। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। देखो हम बिजनेस कर रहे हैं, इसकी जगह जॉब भी कर सकते थे। तो कोई बिजनेसमैन, जैसे आज की डेट में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्क लिया। 4 बार बैंकक्रप्ट होने से बचाया वो, 3 बार हो चुका है, 4थी बार हो गया था। फिर नासा से उसे कुछ फंड मिले, तब उन्होंने उस पैसे से वो प्रोजेक्ट बनाया। 3 से 4 बार बैंकक्रप्ट हो चुका था। जाके यूट्यूब पे स्टोरी पढ़ लेना, एलन मस्क सक्सेस स्टोरी।
तब आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्क उसी ने लिया है। अपनी सारी प्रॉपर्टी तो लगाई दी, लोन भी लेके लगा दिया, तब भी बैंकरप्ट हो गया। उसके बाद वो तो स्पेस एजेंसी से उसे फंड मिला, उन्हें लगा कि जो कर रहा है वो सही कर रहा है, हो सकता है इससे रिजल्ट आ जाए। मेरी बात समझ में आई? तब जाके आज की डेट में दुनिया का सबसे, कहां बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित जिसे बोलते हैं, और कहां आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है उनके साथ ऐसे घूमता है जैसे मौसी का लड़का उनकी। हाँ देख लो, आप किसी फंक्शन में देख लेना, देख लेना साइड में लेकर घूमता है। ऐसे कोई बिजनेसमैन को, कोई अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसे बिजनेसमैन को लेके घूमते नहीं, आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ ऐसा। लेकिन पूरा पैसा लगाया हुआ उसने, इतना पैसा है उसकी डेट में। पहले तो हम ऐसे ही सुनते थे, वो जो कौन अमीर है, बिल गेट्स सुनते हुए आए हैं बचपन से। आज की डेट में देख लो कभी कोई, और आज की डेट में जो अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अमीर है वो कौन है? एलन मस्क। और मेरे हिसाब से बहुत लंबे समय तक ये रहने वाला है, क्योंकि पैसे ऐसी जगह लगाए हुए हैं उन्होंने। मेरी बात समझ में आती है जी? हाँ। अब बिजनेस गेट्स प्रॉफिट एज अ रिजल्ट फॉर रिस्क टेकिंग। जितना ज्यादा आपने रिस्क लिया होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट, और जितना कम रिस्क लिया होगा उतना कम प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैंने पढ़ाने का डिसाइड किया, मैं बैंक में चोर भी तो बन सकता था, जॉब नहीं, चोर बैंक चोरी। बैंक चोरी करने में रिस्क कम था, रिस्क ज्यादा था, लेकिन अगर सक्सेस हो जाते तो फिर प्रॉफिट ज्यादा ही ज्यादा था। भाई अब पूरे महीने रेंट दो, पूरे महीने खर्चे करो, पूरे महीने सब करो, फिर 1 महीने बाद फीस आएगी, फिर 3 महीने बाद फीस आएगी, फिर पूरे साल की फीस आएगी, फिर पूरे साल बैठ के हिसाब लगाओ कि इस साल में क्या हुआ। इससे अच्छा तो 1 घंटे का काम था, अंडर थे, शटर डाउन किया, ओए सारे लोग पीछे हो जाओ, ये वो 1 घंटे का कार्यक्रम था, आराम से पैसे आ जाते। लेकिन उसमें पॉइंट क्या है बताओ जरा? रिस्क बहुत ज़्यादा है। पकड़ लेते तो मतलब बहुत बुरी तरह धुनाई होती, मतलब इतनी बुरी तरह धुनाई हो सकता है हम अपनी शक्ल ही नहीं पहचान पाते। समझ रहे बात को? फिर जेल में अलग हिसाब किताब रहता है। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने पॉइंट होते हैं बताओ रिस्क के बारे में? 4। पहली चीज, रिस्क क्यों आता है, सवाल ये है, तो उन्होंने कारण बताया। भाई रिस्क इसलिए आता है क्योंकि बिजनेस में अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब है आगे जाके क्या होने वाला हमें पता नहीं कह सकते, अभी कोई सही तरीके से बता नहीं सकते। दूसरा क्या है? रिस्क इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट तो समझ में आ गया ना, जैसे आपके जीवन में क्या फोन, वैसे बिजनेस में क्या रिस्क, अलग ही नहीं हो सकते। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज। नेचर अगर स्पेकुलेशन का है या टेक्नोलॉजी का है तो हाई रिस्क, अदरवाइज लो रिस्क। साइज का है, हायर द साइज या लार्जर द साइज, हायर विल बी द रिस्क, एंड लोअर द साइज, लोअर विल बी द रिस्क। पॉइंट आता है लास्ट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। कुछ व्यक्ति जब रिस्क लेते हैं तभी उससे प्रॉफिट मिलता है, तो आपने अगर रिस्क लिया होगा तो आज आपको प्रॉफिट मिलेगा। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। मिलेगा ये जरूरी नहीं है, चांसेस होते हैं। क्या मेरी बात समझ? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने एक किडनी निकाल के एक फ़ोन खरीद लिया, मैंने कहा रिकॉर्डिंग अच्छी होगी तो कल को अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल कोर्स की वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने जाता हूँ बाहर, पेपर कैसा रहा बच्चों के एग्जाम सेंटर पे, तो बढ़िया रिकॉर्डिंग आनी चाहिए एकदम, तो मैंने किडनी दे के फ़ोन ले लिया। ठीक है, फिर मुझे किसी ने बताया कि वो जो आजकल स्मार्ट बोर्ड चल रहे हैं, सेकंड वाले रूम में लगा हुआ है ना, AI पैनल चल रहा है, तो मैं स्मार्ट बोर्ड लेने गया तो उन्होंने कहा 1-1.5 लाख रुपए तक अच्छा सा स्मार्ट बोर्ड आ जाता है, तो मैं लेने चला गया। फिर उसने कहा कि AI मॉडल आया है, 2 लाख से प्लस चला जाएगा ये। फिर हमने कहा चलो वो ले लेते हैं। प्रॉब्लम आई पैसे की, तो फिर दूसरी किडनी की बात की मैंने डॉक्टर से। फिर किसी ने बताया कि प्रेमानंद जी की 2 किडनियाँ नहीं हैं और वो जिंदा है। पता है प्रेमानंद जी महाराज? भाई सब देखते हैं, सब देखते हैं आजकल, पता तो सबको ही है ना। कह रहे दोनों किडनी नहीं है, जिंदा है। मैंने कहा बस तो फिर तो ठीक है, जब वो जिंदा है तो हम भी जिंदा रह सकते। हमने कौन सा किसी का मर्डर किया है भाई? मेरी बात समझ में आई? तो हमने एक और किडनी दे दी, फिर वो स्क्रीन ले ली। तो मैंने रिस्क लिया या नहीं लिया बताओ जरा? बहुत रिस्क लिया। अब इससे ये हो सकता है या तो इस साल PDC में इतने एडमिशन हो जाएंगे कि वो रिस्क जो है सही रहेगा, फिर तो मैं आगे जाके नई किडनी के 4-4 लगवा लूँगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो पॉइंट आया समझ में? बढ़िया सी किडनी लगवा लूँगा, है ना? हाँ। लेकिन अगर मान लो एडमिशन नहीं आया या नहीं चला है, क्योंकि कोरोना आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई, भगवान ना करे, तो फिर क्या होगा बताओ जरा? फिर बकरे की किडनी से काम चलाना पड़ेगा। ये देखो, ये नहीं कह रहे कि सर ऐसा नहीं बोलते, शुभ शुभ बोलो। पता है आज से कुछ समय पहले की बात बताओ, अगर मैं अपने बारे में ऐसा कुछ बोलूँ ना तो बच्चे कह रहे सर कैसी बातें करो, शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए, लकड़ी को हाथ टच वुड सर, ऐसी बातें मत करो, यहाँ कह रहे फेवड़े बेच देना तुम। अरे नालायक, चलो बंद कर दो। यहाँ तक आप लिख के लाना। बैटरी इसकी 3% हो गई है। बिजनेस रिस्क पे और 1-2 केस स्टडीज और कराऊंगा आपको इंडस्ट्री पे, अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से। बंद कर देना भाई।